आरआरबी एनटीपीसी के सॉल्व पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम कुल 125 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। न्यू टीसीएस पैटर्न पर आधारित होगा, जिसमें फेज फर्स्ट जो है ये कंप्लीट कर लिया गया है। फेज सेकंड में देखिए 16 जनवरी वाला पेपर, 17 जनवरी वाला, 18 जनवरी वाला और 20 जनवरी वाला पेपर जो है ये कंप्लीट कर लिया गया है। अब आपका स्टार्ट होने वाला है जो आपका पेपर हुआ था 25 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में, वो क्वेश्चन जो है हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। कुल मिलाकर हम 125 सेट को कंप्लीट करेंगे जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में आए हैं। हम एक एक करके पूरे को करेंगे और इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। पीडीएफ की चिंता ना करिए। तो चलिए, हम जो आपका 25 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। आप आंसर देने की कोशिश करना। देखिए मित्र, जो ये पेपर हम आपके सामने रख रहे हैं ये जो है ये 25 जनवरी 2021 का पेपर है। प्रथम पाली यानी 10:30 से 12 के बीच में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये दिया गया था। देखिए, मैंने क्वेश्चन की संख्या जो है ये हाइड कर रखी है क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग जो है ये मिक्स दिया गया था। तो मैंने क्रॉप करके जीके वाले क्वेश्चन को एक अलग से पीडीएफ क्रिएट कर ली है, ताकि आपको पीडीएफ देने में भी आसानी हो और बीच बीच में जो मैथ और जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको स्किप ना करना पड़े, ताकि आपको केवल जीके और जीएस से संबंधित क्वेश्चन ही मिले। इसलिए मैंने क्वेश्चन की संख्या को हाइड कर दिया है और एक अलग से पीडीएफ तैयार कर ली है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन जो आपको बताना है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 2011 में 969 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुई थी? वह भारतीय सेना वह भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। कौन प्रथम महिला जवान थी जो रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुई थी सबसे पहले? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सफेर शांति तिग्गा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सफेर शांति तिग्गा जो है ये सबसे पहले शामिल हुई थी। कहाँ, कब शामिल हुई थी? 2011 में 969वें रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे भी पढ़िएगा। देखिए मित्र, आप क्वेश्चन करते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यानी जाहिर सी बात है, यही क्वेश्चन तो आए या ना आए ये तो अलग बात है, लेकिन जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो आना ही तय हो जाएगा। यानी इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि सफेर शांति तिग्गा भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी जो 2011 में 969वें रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुई। 9 मई 2013 को तिग्गा को अज्ञात अपराधियों ने अपहरण कर लिया और उन्हें रेलवे ट्रैक में एक पोस्ट से बंधा हुआ पाया गया था। इनका अपहरण हो गया था 9 मई 2013 को, और ये सेना में कब शामिल हुई थी? 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छोटा कर लेते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है कि कामेत और नामचा बरवा गुरला माधानता निम्न में से किसके नाम है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कामेत, नामचा बरवा, गुरला माधानता निम्न में से किसके नाम है? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वतीय चोटियों के नाम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि कामेट, नामचा बरवा, गुरला माधानता आदि हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। विश्व हिमालय सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियां जो हैं उनमें से 9 चोटी जो है ये हिमालय पर स्थित है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है कि कैलाश सत्यार्थी फिर खाली स्थान दिया गया है के संस्थापक है। कैलाश सत्यार्थी जो है ये किसके संस्थापक हैं, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। कैलाश सत्यार्थी को उनके इस कार्य के लिए वर्ष 2014 में कहा जाए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2014 में। किसको? कैलाश सत्यार्थी को। किसके लिए? तो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हम ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती हैं। हमें कहा जाए किन ध्वनि तरंगों के कारण हमें सुनाई देती हैं, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विवर्तन, बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मैं बता रही हूँ विवर्तन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगे के विवर्तन के कारण सुनाई देती हैं। जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती हैं तो वह अवरोध के किनारों पर मुड़ती जाती हैं और अवरोध की ज्योतिमय छाया में प्रवेश कर जाती हैं। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। यही कारण है कि बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाजों, खिड़कियों आदि से होकर हमारे कानों तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य परिषद जो है ये संयुक्त राष्ट्र का अंग बिल्कुल भी नहीं है। बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रशासनिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ये सब जो हैं इसके अंग। उपयुक्त राज्य परिषद जो है ये संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है या अंग नहीं है। राज्य परिषद राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य जो है ये रिटायर या कहा जाए सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौलाना अबुल कलाम आजादी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत खालिस्तान दिया गया है में की गई थी और यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। यानी पूछ रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है ये विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन होता है और जो विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसे दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है ये कब हुई यह आपको बताना है। सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करना। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1956-57 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत हुई। बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत जो है वर्ष 1956-57 में की गई थे। यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। पिछले 2 वर्षों के केंद्रीय खेल मंत्रालय की गलती से कारण अवार्ड का नाम ही बदल दिया गया। ट्रॉफी का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद की जगह मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो गया है। वर्ष 2020 का मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऊष्मा संतुलन क्या है? ऊष्मा संतुलन जो है ये क्या है यह आपको बताना है। सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करना, कोई भी मित्र गलती नहीं करेगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऊष्मा संतुलन जो है पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा एवं विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहा जाए तो सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे भी पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाले ऊष्मा के बीच संतुलन की ऊष्मा संतुलन कहते हैं। संतुलन को ऊष्मा संतुलन कहते हैं। कोई भौतिक तंत्र स्वयं अपने भीतर उसमें संतुलन से तब कहा जाता है जब उसके सभी भागों में ताप जो है ये समान हो और समय के साथ परिवर्तन ना हो रहा हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पेशी फिर तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। पेशी तंत्र का कौन सा भाग है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यह आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अस्थिबंध। अस्थिबंध जो है ये मित्र हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा गया है कि अस्थिबंध जो है एक संयोजी ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन भी एक प्रकार की संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है की बात कर रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र का एक इकाई कौन सा नहीं है, तो ICICI जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का इकाई बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि उपयुक्त में ICICI सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है। ICICI बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान है। कहा जाए ICICI जो है ये एक बैंक है या कहा जाए वित्तीय सेवा संस्थान है। इसका पूरा नाम जो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना जो है 1994 में की गई थी। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताइएगा। उस समय का ये करंट अफेयर है जब ये पेपर हुआ था। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कहा जाए कितने सदस्य देश शामिल हैं। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उस समय 190 देश शामिल थे। बात करें तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ है, यह आपको बताना है। याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। लिखा गया है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसकी स्थापना जो है 1919 में हुई थी। इसके देश सदस्यों की संख्या जो है 187 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम आपको बताना है। याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि महावीर स्वामी जो हैं ये 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो मित्र। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे या कहा जाए महावीर थे। महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम यानी वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो है ये ऋषभ देव माने जाते हैं। कहा जाए जैन धर्म के दो समुदायों में विभाजित है, जिसमें पहला जो है श्वेतांबर है, दूसरा जो है दिगंबर है। जैन साहित्य बहुत विशाल है, अधिकांश में यह धार्मिक साहित्य की कहा जाए साहित्य ही है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं से यह साहित्य लिखा गया है। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के कितने त्रिरत्न हैं, तो आप कहेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है। कोलेरू झील जो है ये कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। सभी मित्र आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। जो भी मित्र बता रहे हैं कि कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही बता रहे हो। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे भी पढ़ लीजिए। देखिए मित्र अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो आपके लिए ही काफी ज्यादा
मिल जाएंगे। क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी कहा जाए गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित एक मीठे पानी की झील है। इस झील को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1999 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। इसके पश्चात 19 अगस्त 2002 में इसे रामसर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया। यानी कहा जाए इसे वन्यजीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, तो 1999 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया, लेकिन 19 अगस्त 2002 को इसे रामसर स्थल में भी शामिल कर लिया गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है कि अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है यह आपको बताना है। याद रखना सिस्मोलॉजी, जो भी मित्र बता रहे हैं कि सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सिस्मोलॉजी बिल्कुल सही होगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि भूकंप विज्ञान कहा जाए भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं तथ्यपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की आंतरिक भाग की संरचना और स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट आपके सामने बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी ही बताइए। क्या कह रहा है कि IPAV की स्थापना 2003 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी। इसका पूर्ण रूप IPAV का पूर्ण रूप आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ कहा जाए तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, इसे भी देख लीजिए। पढ़िएगा इसका एक्सप्लेनेशन जो लिखा गया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना जो है 15 सितंबर 2003 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन भारतीय संपत्ति अधिनियम 15 और भौगोलिक संकेत के तहत रजिस्ट्रार के निर्णयों के खिलाफ अपील को सुनने और हल करने के लिए किया गया था। बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में है और अन्य कार्यालय चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता और अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। साइंस से संबंधित है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, जो भी मित्र बता रहे हैं डेसिबल। डेसिबल जो है ये ध्वनि की मात्रा को मापता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। डेसिबल एक लघु गणिकी इकाई है जो प्रायः शक्ति और तीव्रता आदि की भौतिक राशियों के लिए प्रयुक्त होती है। कुछ सूत्र दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस कहा जाए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना, एनीमोमीटर, जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापन किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं एनीमोमीटर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक कहा जाए भाषा के शब्द एनीमोज यानी वायु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उस समय का करंट अफेयर है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2019 में किसे भारत रत्न दिया गया था, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नानाजी देशमुख को 2019 में कहा जाए भारत रत्न से नवाजा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं। पढ़िएगा कि भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में तथा किसी राजनीतिक विचारक, लेखक एवं समाजसेवी की असाधारण
सेवा युद्ध भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान होता है। वर्ष 2019 में नानाजी देशमुख, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी व संगीतकार भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख का जन्म जो 1916 में हुआ था, ये भारतीय समाज सेवी थे। नानाजी देशमुख जो हैं, इन्हें 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया। ये कौन थे? तो कहा जाए समाज सेवी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है ये कौन होता है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। कहा जाए भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही होगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष या 70 वर्ष, इन दोनों में जो सबसे पहले पूरा हो जाए, जो भी पहले तक होता है उसे माना जाता है, चाहे 5 वर्ष या 70 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इनका प्रथम अध्यक्ष जो है ये न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा, और सितंबर 2021 की बात कर रहा है। उस समय कौन थे? अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर जो है ये किसने संभाली? चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य को किसने संभाला, यह आपको बताना है। याद रखना, समुद्रगुप्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कहा जाए गुप्त वंश का साम्राज्य जो है ये किसने संभाला, तो समुद्रगुप्त ने। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर जो है ये समुद्रगुप्त ने संभाली, और कहा जाए वह 335 में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंशी के चौथे शासक थे, और इनका शासनकाल जो है भारत के एक स्वर्ण युग के रूप में कही जाती है। कहा जाए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया स्तूप कौन सा है? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो सभी को पता है कि सांची का स्तूप है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सांची का स्तूप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि सांची का स्तूप का निर्माण जो है ये सम्राट अशोक द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल भीमबेटका भी है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है ये शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी जो है ये कौन सी है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, रैम इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बताने हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी एक अन्य उदाहरण केस मेमोरी है। इन दोनों ही डिवाइस में जमा होने वाले सभी डेटा अस्थिर होते हैं, और कंप्यूटर बंद होते ही ये दोनों डिवाइस पूरी तरह खाली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। कठियावाड़ा प्रायद्वीप फिर खालिस्तानिया का भौगोलिक एक सांस्कृतिक कहा जाए विस्तार है। कहाँ का, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान बिल्कुल सही आंसर होगा। कठियावाड़ा प्रायद्वीप राजस्थान का कहा जाए भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से नहीं है, अब तो क्वेश्चन आ चुका है। वर्ष 2019 में निम्न में से किसे पुस्तक
किस पुस्तक को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2019 में किस पुस्तक को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था? यह आपको बताना है। तो याद रखना सेलेस्ट्रियल बॉडीज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रही हो, उस समय का वो करंट अफेयर था। नेक्स्ट आपके सामने है महोत्सव। महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? महोत्सव पर्व जो है ये भारत के किस भाग में मनाया जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में। जो भी मित्र बता रहे हैं कि महोत्सव जो है ये कहा जाए पर्व जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि महोत्सव पर्व भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड में कहा जाए तो एक अन्य या कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण जो है यह हार्नबिल फेस्टिवल है। यह हार्नबिल महोत्सव है जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ये जो है यह हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया था। दूसरा जो है सेकेरनेई फेस्टिवल, सेकेरनेई फेस्टिवल, फिर बास दिवस समारोह, अंगमोंग फेस्टिवल, तोखु इमोंग फेस्टिवल, यमसे फेस्टिवल आदि जो हैं ये कहाँ के हैं? ये नागालैंड के। महोत्सव लोहार एवं जनजाति द्वारा मई के पहले सप्ताह के दौरान प्रतिवर्ष मनाया जाता है। महोत्सव फेस्टिवल एक वार्षिक त्योहार है जिसे बुआई के मौसम के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के पहले बीम कहा जाए बीम वेपन KALI 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा DRDO BARC द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, वही बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता? ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता, यह आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसमें शहरी ऋण जो है ये ऐसा यहाँ ग्रामीण विकास के बारे में कुछ नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है इसका शहरी ऋण से ग्रामीण विकास के समर्थन के बारे में। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तो बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर की फिर खाली स्थान दिया गया में संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना चालू ना होने पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के चालू ना होने पर भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। इसमें स्टोर किया गया डाटा अस्थायी होता है। उदाहरण जैसे कहा जाए रोम, इसमें स्टोर किया गया डाटा कंप्यूटर ऑफ होने पर कहा जाए होने के बाद भी नष्ट हो जाता है। सॉरी, रोम में नष्ट नहीं होता है, कंप्यूटर कहा जाए ऑफ कर दिया जाएगा बाद में भी नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है? 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? 1929 की बात है, कहा जाए दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे, यह आपको बताना है। सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करें। मित्र जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्लास से आपको तनिक भी बेनिफिट मिल रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो बताइएगा कौन 2 स्वतंत्रता सेनानी थे? तो जो भी बता रहे हैं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, बिल्कुल सही बता रहे हो। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा।
क्या कह रहा है कि पब्लिक सेफ्टी एंड ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंचों पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। भगत सिंह को 30 मार्च 1931 को इनके दो साथियों, जैसे कहा जाए राजगुरु और सुखदेव के साथ, इनको फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्लेटो ग्रह की खोज जो है ये किसने की थी। प्लेटो ग्रह की खोज जो है ये किसके द्वारा की गई थी, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लाइड डॉम्बॉग। क्या हो जाएगा? क्लाइड डॉम्बॉग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि प्लेटो ग्रह की खोज जो है क्लाइड डॉम्बॉग ने 1930 में की थी। यह सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा बौना ग्रह है। प्लेटो को 24 कहा जाए अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी में शामिल किया गया था। वर्तमान में कहा जाए सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या जो है कितनी है? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले खाली स्थान नहीं, माँ के गर्भ में बच्चा फिर खाली स्थान दिया के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। पूछ रहा है कि माँ के गर्भ में बच्चा जो है किस माध्यम से अपना पोषण जो है प्राप्त करता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना बीज अंडासन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि बीज अंडासन से बिल्कुल सही है। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि माँ के गर्भ में बच्चा जो है ये बीज अंडासन से के माध्यम से अपना पोषण जो है प्राप्त करता है। प्लेसेंटा गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ी होती है। अधिकतर गर्भवती महिलाओं में प्लेसेंटा जो है गर्भाशय के ऊपर या साइड से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा कि दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल कहा जाए फरवरी 1911 में कहां से और कहां भेजा गया था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 की बात है, कहां से कहां भेजा गया था यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद नैनी। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं इलाहाबाद नैनी बिल्कुल सही होगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था। 18 फरवरी 1911 में फ्रेंच पायलट हेनरी पिकेट ने कहा जाए 6500 कैडेट्स और लेटर्स की एक बोरी को 2 सीटर प्लेन में रखकर इलाहाबाद से नैनी के लिए पहली उड़ान जो है ये भरी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीला थोथा का रासायनिक नाम जो है ये क्या है। नीला थोथा का रासायनिक नाम जो है ये क्या है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है ये नीला थोथा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी गई है, इसे भी देख लीजिएगा। देखिए मित्र, आप क्वेश्चन जो करते हैं ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं तो इससे बहुत अच्छी बात है। यानी आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आना ही आना तय होता है। तो ये जो लिखा गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप जरूर पढ़िएगा ताकि आपके परीक्षा में कहा जाए तो क्वेश्चन छपे बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम जो है ये कॉपर सल्फेट है। इसका रासायनिक सूत्र जो है CuSO4 है। इसे क्यूफ्रिक सल्फेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट कई यौगिकों के रूप में पाया जाता है। यह तांबा का प्रमुख यौगिक है। इन्हें नीले रंग के रवेदार ठोस पदार्थ हैं। यह जल में विलय है तथा इसका उपयोग जो है ये कीटाणुनाशक के रूप में विद्युत लेपन या विद्युत सेलों में होता है। नीला थोथा एक विष है। कहा जाए सही भाषा में तो नीला थोथा जो एक विष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है यह आपको बताना है। सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना कि कौन सा कार्यक्रम है जो भारत सरकार का नहीं है।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है ये भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि कहा जाए सर्व शिक्षा अभियान जो ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये भी भारत सरकार द्वारा चलाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है ये भी भारत सरकार द्वारा चलाया गया। लेकिन यहाँ बात करें मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है ये भारत सरकार का नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या है। आईडीएन का पूर्ण रूप क्या है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि आईडीएन का पूर्ण रूप जो है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम है, जो पारस्परिक वर्गों के अलावा अन्य वर्णों द्वारा कहा जाए दर्शाए जाते हैं। डोमेन नाम दुनिया भर में उपयोग किए जाते हैं, विशेष रूप से नेटवर्क और डाटा संचार की दुनिया में डोमेन नाम के दो भाग होते हैं, जिन्हें एक डॉट द्वारा जो है ये अलग किया जाता है। डोमेन नेम को कहा जाए दो भाग होते हैं, इनमें दोनों भाग को अलग करने के लिए एक डॉट का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है ये कब हुई, कहाँ से हुई थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है ये कहाँ से हुई थी यह आपको बताना है। याद रखना है मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुर्की है, बिल्कुल सही आंसर होगा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो ये तुर्की से हुई थी, बिल्कुल सही बता रहे हो। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की से हुई थी। इसकी शुरुआत जो है 1908 में खलीफा के प्रभुत्व का उन्मूलन, खलीफा के पद की समाप्ति का प्रथम चरण था। भारत में खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में मार्च 1919 में मुंबई से शुरू किया गया था। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। कहा जाए खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना और वहां के कहा जाए धार्मिक क्षेत्रों को प्रतिबंध से हटाना था। ये उसका उद्देश्य था। जाहिर सी बात है इसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तुर्की से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो ये कहाँ स्थित है, तो तारापुर इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि तारापुर बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। पढ़िएगा मित्र, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र तारापुर में स्थित है। यह भारत का प्रथम नाभिकीय शक्ति संयंत्र है। तारापुर भारत के महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित एक शहर है। तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र की स्थापना जो है अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा किया गया था। यह एक औद्योगिक नगर है। भारत के 4 नाभिकीय रिएक्टर हैं जिनमें विद्युत शक्ति पैदा की जाती है। इसकी कुल क्षमता जो है ये 1400 मेगावाट है। तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र कहा जा शक्ति संयंत्र की कुल क्षमता जो है ये 2000 मेगावाट है। यह भारत की सर्वाधिक क्षमता वाला संयंत्र है। कुडनकुलम जो है ये पहला है जिसमें कहा जाए 2000 मेगावाट की शक्ति जो है ये उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। NCSM संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, इसका पूर्ण नाम क्या है। NCSM का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल काउंसिलिंग ऑफ साइंस म्यूजियम। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ साइंस म्यूजियम बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसका पूर्ण रूप तो आप देख ही चुके हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वशासित संगठन है। इसका गठन जो है 4 अप्रैल 1978 को किया गया था। इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता में है, जिनका मूल उद्देश्य कहा जाए विज्ञान को संचार करना है या विज्ञान का संचार है। वर्तमान में इसके निदेशक जो हैं AD चौधरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। भारत के संविधान कहा जाए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो सही बात है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि अनुच्छेद 61 में
या कहा गया है कि भारत के राजपथ पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्टिकल 61 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो इस संविधान के अनुच्छेद 61 में निहित है। महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध कहा जाए संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति एवं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन पर हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। नैनो साइंस एवं टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एवं टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत जो है ये कब की गई? याद रखना है मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2007 बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे 2007 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2007 को की गई थी। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। नैनो मिशन के नेतृत्व में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत के नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामले में विश्व के शीर्ष 5 देश जो हैं इसमें शामिल हैं। तो इतने क्वेश्चन थे, यानी जो आपका पेपर हुआ था 25 जनवरी 2021 के आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में, उसके जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपके सामने रखे। फिलहाल इसके मैथ और रीजनिंग और जीके जो है ये मिक्स दिया गया था, लेकिन मैंने क्रॉप करके एक अलग से पीडीएफ क्रिएट की है ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे पढ़ाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी, पीडीएफ की चिंता ना करें। अब आपका स्टार्ट होगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आपके आरआरबी एनटीपीसी के सॉल्व पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें फेज फर्स्ट जो है मैंने पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। फेज सेकंड में मैंने आज जो लास्ट था ये 25 जनवरी 2021 का पेपर था, इसे मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब आपका स्टार्ट होगा फेज थर्ड। फेज थर्ड में जो आपका 4 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, हम इसे आपके सामने रखने वाले हैं।